जैसे ही आप अपना स्टॉल पैक करने वाले थे, अचानक गुलाबी बालों वाली एक खूबसूरत लड़की आ गई। वह मुस्कुराई, जिससे उसके दो छोटे बाघ के दांत दिखे। क्या आप मेरे लिए एक तस्वीर बना सकते हैं? आपने पूछा। आपने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे आज दोपहर कुछ काम है। कल कैसा रहेगा? गुलाबी बालों वाली उस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो मैं कल आपकी पहली कस्टमर बनूंगी। मेरा नाम बाय निंगबिंग है। मैं मशहूर सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जूनियर हूं। है ना? आपका जबड़ा लगभग खुला रह गया। आप सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से हैं? तो फिर आप मुझसे अपनी तस्वीर बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बाय निंगबिंग ने आपको आंख मारी। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि आपका दिल पिघल सकता था। मुझे आपकी ड्राइंग स्टाइल पसंद है, उसने कहा। उसने न सिर्फ आपकी तारीफ की, बल्कि आपका ईजल पैक करने में भी मदद करने की पेशकश की। सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक टॉप स्टूडेंट से मिली पहचान से आपको अच्छा लगा। आप दोनों की तुरंत अच्छी बन गई और आप जोश से बातें करने लगे। लेकिन तुम दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अंडरग्राउंड रास्ते के दूसरे छोर पर एक औरत तुम्हें घूर रही होगी। उसके लाल होंठ कसकर एक दूसरे से सटे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके हाथ तुम्हारी स्कर्ट इतनी जोर से सिकुड़ रही थी कि जूस हर जगह फैल गया था। तुम बेबस होकर देख रहे थे कि लियू रुयान कुचले हुए संतरे को कूड़ेदान में कैसे फेंक रही थी। वह आज बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। जैसे ही वह वापस आई, उसने दराजों और अलमारियों में ढूंढना शुरू कर दिया। इतना शोर मचाया कि तुम अपनी पेंटिंग पर ध्यान नहीं दे पाए। तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? लियू रुयान ने तुम्हें अपनी गहरी स्याही जैसी आंखों से घूरा और कहा, मैं अलमारी में रखे सारे कपड़े धो रही हूं ताकि उनमें फफूंद न लग जाए। लेकिन जैसे ही वह गई, वह वापस बाथरूम में थी। चेन फैन, तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और पेंटिंग नीचे फेंक दी। अब तुम्हें क्या हो गया है, मेरी मिस लियू? लियू रुयान चुप रही, बिस्तर पर चढ़ी, एक किताब उठाई और कुछ पन्ने पढ़ने का नाटक किया। अब तुम्हारी बारी थी दुखी होने की। तुमने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। तुमने अभी तक अपनी पेंटिंग शुरू भी नहीं की थी। इसे मत देखो। लियो रुयान की गहरी आंखें समझ से परे थीं। क्वान शेंगशु, ठीक है, तो मैं इसे नहीं देखूंगा। तुम अड़े रहे। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अचानक ADHD हो गया है। लेकिन वह बोल ही नहीं रही है। उसकी आंखें तुम्हारे होंठों पर टिकी हैं। तुम फिर से उसके मुंह में खून थूक रहे हो। बोलो, तुम चुप रहने का नाटक क्यों कर रहे हो? इतनी पास होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे गुस्से से टूट जाएगी और तुम उसे खत्म करने ही वाले हो, तभी लियू रोयान अचानक बोलती है, ड्राइंग करते रहो, मैं पानी की बोतल खरीदने जा रही हूं। वह चादर हटाती है, बिस्तर से उठती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आधी रात को पानी खरीदने बाहर क्यों जाना है? आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप बस इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं और ड्राइंग करना जारी रखते हैं। वैसे भी पैसा कमाना सबसे जरूरी चीज है। आपने अभी कुछ स्ट्रोक भी नहीं बनाए हैं और अचानक कागज पर पानी की एक बूंद दिखाई देती है। आप अनजाने में छत की ओर देखते हैं और आपके ऊपर पानी की चमकती बूंदों की एक लाइन लटकी हुई है। ओह नहीं, ऊपर लीक है। आप घबराकर अपना ड्राइंग पेपर इकट्ठा करते हैं, बाथरूम में भागते हैं, एक बेसिन उठाते हैं, पानी इकट्ठा करने के लिए उसे टेबल पर रखते हैं, अपने जूते पहनते हैं और अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने के लिए ऊपर भागते हैं। जाते जाते आवाज लगाते हैं। आप बहुत देर तक खटखटाते हैं, ऊपर के पड़ोसियों को जगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। एक पड़ोसी बाहर झांकता है और कहता है, लगता है उस अपार्टमेंट में कई दिनों से कोई नहीं है। आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करने का फैसला करते हैं। ठीक है, आप जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और नंबर डायल करते हैं। आप कहते हैं, हेलो, मैं भी 10 का रहने वाला हूं। ऊपर लीक हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि घर पर कोई नहीं है। क्या आप किसी को चेक करने के लिए भेज सकते हैं? आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहले तो ये सिर्फ टपकने वाला लीक था, लेकिन अब और भी ज्यादा हो रहा है। मुझे डर है कि ऊपर का पाइप फट गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा अपार्टमेंट बर्बाद हो सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लहजा बेपरवाह रहा। ठीक है, मैं ऊपर वाले पड़ोसी को फोन करके हालात देख लूंगा। आपने फोन उठाया, फोन काट दिया और नीचे भागे। घर वापस आकर आपने देखा कि लीक और बिगड़ रहा था और फैल रहा था। आपने पानी इकट्ठा करने के लिए बाथरूम से एक बेसिन उठाया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल किए 20 मिनट बीत चुके थे।
लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया। आपको फिर से कॉल करके पूछना पड़ा कि क्या वे ऊपर वाले पड़ोसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप ऊपर गए हैं? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने रूखेपन से जवाब दिया, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। भले ही मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस समय लियू रोयान, जो पानी खरीदने बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई थी। आप उसे मदद के लिए फोन करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक याद आया कि उसके पास सेल फोन भी नहीं है। ये कौन सा जमाना है? ये बहुत बुरा है। आपको लगता है कि लियू रोयान को अभी साइकिल से ज्यादा एक मोबाइल फोन की जरूरत है। वह ऊपर रहने वाले पड़ोसियों से कांटेक्ट नहीं कर सकती और वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर भी भरोसा नहीं कर सकती। वह पूरी तरह से कंफ्यूज है। वह पहले सिर्फ लीक वाली जगह के आसपास की चीजें हटा सकती है। तभी खिड़की के बाहर एक तेज सफेद रोशनी चमकती है, जो तुरंत पूरी रात को ऐसे रोशन कर देती है जैसे दिन हो। एक बहरा कर देने वाली बिजली आसमान को चीरती हुई लगती है। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपको अपनी यादों में वह तूफान वाला दिन याद आ जाता है। बड़ी बड़ी फ्रेंच खिड़कियों के बाहर बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। 7-8 साल की लियो रोयान बस बिस्तर में दुबकी हुई बेबस होकर रो रही थी। तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा बिजी रहते थे, पूरे देश में घूमते रहते थे और तुम्हें खाली घर में अकेला छोड़ देते थे। तब आसमान बहुत अंधेरा था और बादल बहुत तेज गरज रहे थे। तुम्हारे दिल का डर तुरंत जाग गया और तुम बिस्तर के कोने में सिमट गई। इस समय लियू रोयान ने अभी अभी आइस्ड ड्रिंक की सबसे सस्ती बोतल खरीदी थी। एक्सरसाइज इक्विपमेंट पर अकेले बैठकर वह सिर झुकाकर अपना मिनरल वाटर पी रही थी। बीजिंग की काली रात में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच उसे बहुत छोटा, लगभग दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि वह एक गरीब परिवार से है। उसके पिता की जल्दी मौत हो गई थी और उसकी माँ और दादा ने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में साइंस की टॉप स्टूडेंट थी और उसे पढ़ाने वाले हर टीचर के लिए गर्व की बात थी। बाद में उसने पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो एक जाना माना इंस्टीट्यूशन था, जहां वह एक चमकता सितारा बनी रही, अपने क्लासमेट्स की तारीफ का केंद्र। कहा जाता है कि अपने दूसरे साल में उसने और उसके क्लासमेट्स ने एक बिजनेस शुरू किया, कोड करने और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार अरबों की कंपनी खड़ी कर ली। लेकिन फिर किसी अनजान वजह से कंपनी पर अचानक हमला हुआ, जिससे उसे बुरी हार मिली और वह भारी कर्ज में डूब गई। इस तरह वह आसानी से चलने वाला बिजनेस शुरू में ही खत्म हो गया। लियू रोइन और लियू रोयान को भी लगा कि कहीं उन्होंने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया, लेकिन उन बिजनेसमैन, बड़े लोग साफ तौर पर उसे बहुत मानते थे और उनके पास उसे दबाने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन क्या तुम्हें यकीन था कि वे अचानक हुए हमले पक्का उसी पर थे? लियू रुयान को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन कौन है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। सच की जांच करने की तो बात ही छोड़ दो। उसने बर्फ के पानी का एक घूंट लिया। उसके गले से नीचे उतरती ठंडक से उसका दिमाग साफ हो सकता था। बैंकरप्ट होने के बाद से उसे सोने के अलावा शायद ही कभी अकेले समय मिलता था। तुम हमेशा उसे काम करने और पैसे कमाने के लिए उकसाते थे या उसे हुक्म देते थे। हाल ही में तुम सच में शांत हो गए हो और एक्टिवली एक साइड जॉब ढूंढ लिया है। उसे शायद तुम्हारा एटीट्यूड अजीब लगता है, जैसे तुम उसे छोड़ने वाले हो। लियू रुयान को दोपहर का वह सीन याद होगा। तुम उस गुलाबी रंग की लड़की के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तुम्हारी मुस्कान शायद उसके साथ होने के मुकाबले ज्यादा सच्ची थी। उसके हाथ में मिनरल वाटर की बोतल कसकर दबाई होगी। बोतल धीरे धीरे खराब हो रही थी। बची हुई आधी बोतल पानी उसके हाथ पर गिर गया। शायद उसने अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें पता है कि वह असल में फ्रस्ट्रेट और नाराज महसूस कर रही थी। जब तक बिजली नहीं गिरी, तब तक सिर झुकाए उस औरत ने अचानक ऊपर देखा और घर भागी। तुमने लिविंग रूम की लाइट ऑन छोड़ी थी। जब लियू रोयान ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो उसे यकीन था कि वह तुम्हें बिस्तर के कोने में दुबके हुए, पीले चेहरे और डर से भरे हुए देखेगी। वह जल्दी से बेड के पास गई, तुम्हारे कंधे पर थपथपाते हुए पूछा, ज़्याओफान, ज़्याओफान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या घर लीक हो रहा है? ऊपर कोई नहीं है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। लियू रोयान ने टेबल पर 2 बेसिन देखे, लेकिन उसे पक्का लगा कि लीक मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो बाहर तेज बारिश और गरजती हुई बिजली थी। उसने हिचकिचाते हुए तुमसे पूछा, क्या तुम्हें बिजली कड़कने से डर लगता है? तुम एक पल के लिए हिचकिचाए, ये पक्का करते हुए कि उसे कुछ शक न हो,
फिर सावधानी से क्लिक किया। सिर हिलाते हुए लियो रुयान ने तुम्हें गहराई से देखा, तुम्हारा फोन लिया और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फिर से कॉल किया। पहले लीक की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। इस बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने और भी जोर से मना कर दिया और उनका टोन भी बुरा था। मैं आधी रात को इतनी तेज बारिश में यहां कैसे आ सकती हूँ? इसके अलावा मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, मुझे दरवाजे खोलना नहीं आता। लियो रोयान ने मन ही मन गाली दी और हाथ पटककर पुलिस को फोन किया और बीच बचाव के लिए कहा। लेकिन बहुत देर हो गई है और तेज बारिश हो रही है, तुम पहले किसी होटल में क्यों नहीं जाते? तुमने देखा कि लियो रुयान ने गहरी सांस ली, जैसे वह उस सच्चाई को मानने की कोशिश कर रहा हो जिसका सामना गरीबों को करना पड़ता है। पानी थोड़ा तेजी से टपक रहा था, लेकिन कल सुबह तक ताला बनाने वाले के आने में ज्यादा देर नहीं होगी। लियो रुयान ने फर्श पर पानी देखा होगा, तुमने उसे पहले ही साफ कर दिया है। तुम्हें लगता है कि वह काफी हैरान होगा। फिर लियो रोयान ने उन चादरों को जो फर्श पर लगभग घिसट रही थीं, बिस्तर के नीचे रख दिया। उसने ध्यान से पानी की बूंदों को बिस्तर के नीचे रख दिया ताकि वे गीली ना हों। पानी की बूंदों के बेसिन से टकराने की आवाज खास तौर पर तेज थी। उसने 2 स्वेटर ढूंढे और उन्हें बेसिन में रख दिया। कपड़े की वजह से आवाज कम हो गई थी, इसलिए यह सच में बहुत शांत था। ताला बनाने वाला कल 8 बजे आएगा। पहले सो जाओ। लगभग आधी रात हो चुकी थी और तुम्हें चैन की सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था। खिड़की के बाहर फिर से बिजली चमकती है। आपको पता है कि और भी तेज बादल गरजने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैदी फांसी का इंतजार कर रहा हो। पहले से भी ज्यादा तेज बिजली कड़कने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अचानक आपको एक गर्म गले लगा लिया गया। उसकी ठंडी लेकिन अच्छी खुशबू ने तुरंत आपको घेर लिया। डरो मत, मैं यहां हूं। आपने भी तूफानी रातों में अनगिनत बार सोचा होगा कि आपके माता पिता अचानक लौट आएंगे, आपको गले लगाएंगे और कहेंगे, डरो मत। बदकिस्मती से ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो प्यार आपको अभी मिल रहा है वह सिर्फ एक कागज की गुड़िया से होगा, एक नॉवेल की हीरोइन जो आपकी नहीं होनी थी। लेकिन यह प्यार बहुत कीमती है। अगले दिन ताला बनाने वाला आया और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को गवाह बनाकर ऊपर का दरवाजा खोला तो पता चला कि पाइप नहीं फटा था, बल्कि ऊपर वाले ने जाने से पहले नल ठीक से बंद नहीं किया था। सिंक से पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे उनका पूरा अपार्टमेंट भर गया। आप डिजाइनर को पकड़कर पूछना चाहते थे कि वह क्या सोच रहा है। क्या उसे लगा कि होटल में रहना, क्या कपल्स एक दूसरे के साथ इतना ओपन हो सकते हैं? बाथरूम से पानी की आवाज आई। लियो रुयान, जाओ नहा लो, आपने कहा, बिस्तर पर उसकी तरफ पीठ करके बैठे हुए, अपना ड्राइंग बोर्ड पकड़े हुए, खुद से बुदबुदाते हुए। डिजाइनर, खालीपन मौत है। मैं परवर्ट नहीं हूं, सच में नहीं हूं। मैं अब और ड्रॉ क्यों नहीं करता? लियो रुयान की आवाज आपके ऊपर से आई। आपने अचानक अपनी आंखें खोली और आपके सामने एक नाजुक अलौकिक चेहरा बड़ा हो गया। 3 सीधी 5 आंखों वाली विशेषताओं का गोल्डन रेशियो। एक नुकीली नाक, ठंडी पानी भरी भौहें। ये इतना सुंदर था कि आपका दिल धड़क उठा। यह चेहरा बहुत गलत था। लेखक ने ऐसा चेहरा कैसे लिखा? न सिर्फ मेल लीड उस पर पैदा हो जाएगा, बल्कि पास से गुजरने वाली कोई भी बिल्ली या कुत्ता भी उसे दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाएगा। आपकी ड्राइंग में क्रिएटिविटी की कमी आ गई है। लियो रुयान की नजर आपके हाथ में मौजूद लैंडस्केप पेंटिंग पर पड़ी। उसने आपको सलाह दी, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं, उसने कहा। ऐसा नहीं है कि हर कोई लैंडस्केप को मैप की तरह इस्तेमाल करना पसंद करता है। अचानक बाई निंगबिंग, जिसके लिए आप खड़े हुए थे, आपके दिमाग में कौंध गई। बाई निंगबिंग का लुक क्यूट है। वह लोगों के मन में कोई गंदे ख्याल नहीं आने देती और आपको तुरंत शांत कर सकती है। आपने उसे ड्रॉ करने का फैसला किया। यह कल आपके स्टॉल पर देने के लिए एकदम सही रहेगा। लियो रुयान हाथ में एक किताब लेकर आई। वह ऐसी लग रही थी जैसे बिस्तर पर लेटकर पढ़ने वाली हो, जब तक कि उसने अनजाने में नजर नहीं डाली और उस औरत के चेहरे के शेप नहीं देखे जिसे आपने अभी अभी ड्रॉ किया था। चेहरे का शेप और हेयर स्टाइल दोनों ही कल दोपहर वाली पिंक ड्रेस वाली लड़की जैसे लग रहे थे। लियो रुयान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने उससे कहा कि लैंडस्केप न बनाए और वह दूसरी औरतों को बनाने लगी है। लियो रुयान गुस्से में लगभग हंस पड़ी, लेकिन फिर वह उदास चेहरे के साथ पास आई और यूं ही पूछा, तुम किस सेलिब्रिटी को बना रही हो? उसने तुम्हारे लिए बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार कर दिया था। तुम्हें बस उसके साथ चलना था।
लियू रोयान को उस पल बहुत उदार और विचारशील महसूस हुआ होगा। किसने सोचा होगा कि तुम जवाब देने से पहले ऊपर भी नहीं देखोगे। वो मेरे क्लाइंट्स में से एक है। हमें आज सुबह उसे पेंट करना था, लेकिन मैंने उसे खड़ा कर दिया। कहानी बिल्कुल भी उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हुई। लियू रोयान का टोन अजीब लगा। क्या तुम सच में बिजनेस में इतनी विचारशील हो? उसने सोचा। तुम्हें अपने सभी क्लाइंट्स को याद रखना होगा। तुमने अपना सिर झुका लिया और पेंटिंग जारी रखी। लियो रुयान का चेहरा काला पड़ गया, जैसे वह सोच रही हो कि बिना तुम्हें गुस्सा दिलाए तुम्हारी बातों को कैसे अच्छे से मना करे। तभी तुम अचानक बोली, मैं भूल गई कि वह कैसा दिखता था। क्या उसकी आंखें पीच ब्लॉसम जैसी थीं? लियो रोयान की मुट्ठी, जो ड्रिल की तरह कसी हुई थी, अचानक ढीली पड़ गई। उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। बस एक राहगीर जिसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं है। कितनी जलन वाली लियू रोयान ने दरियादिली का नाटक किया और कहा कि शायद वह उसे भविष्य में फिर से देखेगी। जब तुमने उसे खुद देखा तो तुमने हाँ में सिर हिलाया। तो तुमने आधी अधूरी पेंटिंग रख दी और छोटे जानवरों वाले कुछ बैकग्राउंड पेंट करने चली गई। बिना चेहरे वाली पेंटिंग को लापरवाही से तुम्हारे बिस्तर पर फेंक दिया गया। लियू वुयान ने दरियादिली का नाटक करते हुए पेंटिंग को देखा और ज्यादा नाराज होती गई। वह अब बहुत होगा। वह पेंटिंग को कूड़ेदान में फेंकना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गुस्से की वजह से वह रुक गया। अगली सुबह तुमने फिर से अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। आज अंडरपास में बहुत कम लोग थे। तरबूज बेचने वाला बूढ़ा आदमी भी नहीं आया। तुमने बात मानकर अपना ईजल लगाया और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पूरी सुबह इंतजार करने के बाद तुमने सिर्फ 2 पेंटिंग बनाई। ऐसा लगता है कि रेगुलर कस्टमर भी चले गए हैं। तुमने सोचा कि क्या तुम्हें कल अपना स्टॉल बदल लेना चाहिए। बिजनेस के लिए ज्यादा भीड़ वाली जगह बेहतर हो सकती है, बाइनिंग बिंग ने कहा। वह ठीक उसी समय आई जब तुम सामान पैक करने वाले थे। उसने आज फिर से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तुम शायद उसकी घड़ी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन इतने अच्छे कपड़े पहने स्टूडेंट जरूर किसी अमीर परिवार से होगा। चेन फैन, तुम आज दोपहर को आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम किसी दूसरी जगह चले गए हो। बाई निंगबिंग तुम्हें देखकर खास तौर पर खुश लग रही थी। कल घर पर कुछ काम हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सका। तुमने थोड़ी शर्मिंदगी से समझाया। यह अच्छा है। मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हारे मुंह ड्रॉ करने का इंतजार नहीं कर पाऊंगी। बाई निंगबिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पैक करते देखकर उसने पूछा कि क्या तुम दुकान बंद करने वाले हो। तुम कल वापस क्यों नहीं आते? उसने सोचा। उसे इतनी दूर बिना वजह आने पर बुरा लग रहा था। उसने टाइम देखा और कहा, एकदम सही टाइमिंग। मैंने कल ही तुम्हारी आउटलाइन बना ली थी। तुमने अपने आर्टिस्ट बैग से सिर्फ आउटलाइन वाला ड्राइंग पेपर निकाला और उसे ड्राइंग बोर्ड पर लगा दिया। बाई निंगबिंग एक पल के लिए रुकी, फिर नीचे देखा। बाई निंगबिंग और भी ज्यादा मुस्कुराई, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि तुमने उसकी घड़ी का ब्रांड पहचान लिया है और पहले से एक पेंटिंग तैयार कर रखी है। हालांकि मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इस बार एक असली इंसान की पेंटिंग को देखते हुए तुमने आखिरकार उसकी आंख का आकार साफ देखा। ये सच में एक आम पीच ब्लॉसम आंख थी। कहते हैं कि पीच ब्लॉसम जैसी आंखों वाली लड़कियां लड़कों को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत फ्लर्ट करने वाली होती हैं। तुम फिजिग्नोमी में बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हें हमेशा लगता है कि बाई निंगबिंग की आंखें बहुत साफ हैं। उसे चंचल इंसान नहीं होना चाहिए, वरना यह अफसोस की बात होती कि वह इतनी सुंदर है। यह पेंटिंग 5 मिनट में बनकर तैयार हो गई। तुमने पेंटिंग उसे दी और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। बाइनिंग बिंग ने पेंटिंग को ध्यान से लिया और तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स की तारीफ की। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी पेंटिंग में इमोशन था क्योंकि तुमने उसकी आंखों को स्प्रिंग की तरह इतनी साफ और क्लियर पेंट किया था। बाइनिंग बिंग ने कहा कि यह पहली बार था जब किसी ने उसका चेहरा इस तरह पेंट किया था। वह काफी सेटिस्फाइड। तुमने जल्दी से कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। डिंग को वीचैट से 10,000 युआन मिले। तुमने हैरानी से ऊपर देखा, लेकिन बाई निंगबिंग अभी भी मासूम लग रही थी। क्या तुमने गलती से 3 एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए? जब तुमने पूछा तो तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। ज्यादातर लोग गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देते हैं, वे 3 कैसे लगा सकते हैं? बाई निंगबिंग मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे लगता है कि तुम 10,000 युआन के लायक हो। यह तो पहले से ही एक सौदा है। तुम घबरा गई। ऐसे मत बनो, मैं तुम्हें तुरंत रिफंड कर दूंगी। बाई निंगबिंग ने तुम्हें अपना पर्सनल क्यूआर कोड दिखाया और निराश होकर दे दिया। ठीक है, तो मुझे वीचैट पर ऐड करो। तुमने बिना सोचे समझे उसे वीचैट पर ऐड कर दिया। 10,000 युआन कौन नहीं चाहेगा, खासकर जब तुम्हारा परिवार बहुत गरीब हो।
लेकिन तुम यह पैसा नहीं ले सकती। बाई निंगबिंग एक बच्चे जैसा दिखता है। उसे बाद में पक्का पछतावा होगा। तुमने उसे वी चैट पर ऐड किया। तुमने तुरंत बैंक ट्रांसफर से एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर दिए। बाई निंगबिन मुस्कुराया और अपना फोन तुम्हारी तरफ लहराया। मैं तुम्हें काम से छुट्टी नहीं दूंगा। मैं अपने क्लासमेट्स को किसी और दिन तुम्हारे साथ पेंटिंग करने लाऊंगा। गुड बाय। बाई निंगबिन के जाने के बाद तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें याद आया कि वी चैट रिफंड के लिए दोस्तों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने भौहें चढ़ाकर बाई निंगबिन की वी चैट प्रोफाइल पिक्चर को घूरा। सोचने के बाद तुमने उसे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तुम्हें इस आदमी के बारे में अजीब तरह से बेचैनी महसूस हुई। अपनी पक्की सावधानी के साथ तुम्हें लगा कि तुम्हारा बेचारा छोटा परिवार किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियू रुयान की मुलाकात सड़क पर बाई निंगबिन से हुई। आमतौर पर वह ऐसे किसी आने जाने वाले पर ध्यान नहीं देती, लेकिन बाई निंगबिन के कपड़े बहुत आकर्षक थे, पूरे गुलाबी रंग के।